गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जेनोबायोटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। जेनोबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो मनुष्य के शरीर में पाया नहीं जाता नेचुरली तरीके से। वो किसी भी बाहरी माध्यम से मनुष्य के शरीर में इंटर करता है, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, या कोई भी प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। यानी कि वो एंटीबायोटिक और पैरासीटामॉल कुछ भी हो सकता है, या मेडिसिन भी हो सकते हैं। ये जो है जेनोबायोटिक्स जो होते हैं वो नेचुरली तरीके से प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इनको बनाया जाता है, या तो इनको प्रयोगशाला या लैब में बनाया जाता है। ये टर्म्स जेनोबायोटिक्स टर्म्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जेनोस एंड बायो। जेनोस मीन्स होता है, जेनोस मीन्स होगा स्ट्रेंजर या फॉरेनर, एंड बायोस मीन्स जीव या जीवन, अर्थात ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बाहरी होते हैं या कोई अनजान चीजें जो होती हैं जीव के शरीर को प्रभावित करती है। जैसे कि कई उदाहरण इसमें बता सकते हैं, जैसे कि मदर के यूट्रस में अगर यदि भ्रूण जो है वो पल रहा है तो वो एक जेनोबायोटिक्स या किसी भी केमिकल्स के थ्रू इफेक्टेड हो जाता है, तो उससे भ्रूण में किसी भी प्रकार की असमानताएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जेनोबायोटिक्स शब्द कृत्रिम शब्दों की एक बड़ी श्रृंखला को इंगित करता है। जैसे कि फर्स्ट होता है मेडिकेशन। ड्रग्स जो होता है वो मेडिकेशन में यूज होता है। इसके कई प्रकार के सोर्स होते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स आदि जो है वो ये सभी क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से उनके घटक होते हैं जेनोबायोटिक्स के। सेकेंड होता है पेस्टिसाइड एंड फंगीसाइड्स। इसमें पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, और फंगीसाइड्स यानी कि फंगस को नष्ट करने वाले जो नाशी होते हैं, वो उसके सोर्स के रूप में एग्रीकल्चर जो है इसका मेन सोर्स होता है। थर्ड होता है केमिकल्स या रसायन जो है, ये भी इसका मेन सोर्स है। जैसे कि इसके जो सोर्स होते हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज आते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज से ये केमिकल्स जो है भारी मात्रा में निर्मित होती हैं। उसी प्रकार से ये ड्रग्स जो है वो मेडिकल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, या फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है ये। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, और इस प्रकार से केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल। तो ये तीनों जो प्रकार होते हैं, सोर्स होते हैं, वो जेनोबायोटिक्स के प्रकार में आते हैं। फूड चेन जेनोबायोटिक्स का सबसे ज्यादा जमाव उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। सबसे खराब बात यह है कि ये जो है जेनोबायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे अधिक जमा होते जा रहे हैं, एंड ये जो है फूड चेन में भी सबसे ज्यादा जमा होते जा रहे हैं, और इस प्रकार से इसके कारण से रिस्क बढ़ता जा रहा है, और इसका हैवी डोज जो होता है सबसे अधिक घातक होता है। एटलीस्ट ये जो मेटल्स हो गया जेनोबायोटिक्स के रूप में मरकरी जो है वो, इसका सबसे ज्यादा बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचयन बढ़ता जा रहा है। टाइप्स ऑफ जेनोबायोटिक्स में देखते हैं, फर्स्ट होता है एक्सोजिनस एंड सेकेंड होता है एंडोजिनस। एक्सोजिनस मतलब होता है कि ये बहिर्जनित होते हैं, जैसे कि बाहरी इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं वो जो है एक्सोजिनस कहलाते हैं। जैसे कि ड्रग्स हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, एंड पॉल्यूटेंट्स कई प्रकार के कारक होते हैं वो हो गया, और इंसेक्टिसाइड कीटनाशी हो गया, या तो कार्सिनोजेंस होता है यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हो गए। उसके बाद एंडोजिनस मीन्स होता है ये जो अंतर्जनित होते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन, बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तीन चीजें जो है वो एंडोजिनस कहलाती हैं।
अगला देखते हैं इसमें सोर्सेस ऑफ जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स के सोर्सेस में देखते हैं ह्यूमन्स को किस तरीके से जो जेनोबायोटिक्स है वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, या कई प्रकार के घरों में यूज होने वाले केमिकल्स हो गए, सफाई के लिए यूज होने वाले पेंट हो गए, या कई प्रकार के पॉइजन हो गए, या वाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल, या कई प्रकार के इंजेक्शन लिया जाता है, या मशरूम आदि जो है वो इसके सोर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के अंतर्गत देखते हैं इसमें 3 टाइप्स के एक्सोजिनस जेनोबायोटिक्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है पेस्टिसाइड्स, दूसरा होता है केमिकल्स और तीसरा रेडिएशंस होता है। पेस्टिसाइड्स में देखते हैं डाइमेथोएट 30C एंड सेकेंड है फोसालोन 35EC एंड क्वानलफोस 25EC जो है वो पेस्टिसाइड्स जेनोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। एंड केमिकल्स के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो केमिकल्स एक्सोजिनस केमिकल्स कहलाते हैं। एंड रेडिएशंस के रूप में यूवी एंड कॉस्मिक रेस जो है वो एक्सोजिनस जेनोबायोटिक्स कहलाते हैं। टॉक्सिक फूड्स के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, सेकेंड होता है फूड एडिटिव्स, बिसफिनॉल एंड सर्फेक्टेंट्स एंड हैवी मेटल्स जो होते हैं वाटर में पाए जाने वाले आदि जो है वो टॉक्सिक फूड कहलाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। इसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है मनुष्य में, या इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और सेकेंड होता है फूड एडिटिव्स, यानी कि आर्टिफिशियल जो फूड बनाए जाते हैं उसके वजह से इमीडिएट इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि हेडेक हो गया या कंसंट्रेशन का बिगड़ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में कैंसर का रिस्क जो है आदि प्रोड्यूस हो सकते हैं। थर्ड होता है बिस्फिनॉल ए एंड सर्फेक्टेंट्स की वजह से हार्मोनल जो असंतुलन है वो पैदा हो जाते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आदि बीमारी हो जाती है। उसके बाद चौथा है वाटर में पाए जाने वाले हैवी मेटल्स की वजह से ये जो है आर्सेनिक होते हैं, इसके वजह से हैंड एंड फुट की बीमारी होती है। उसके बाद है ट्यूमर्स और कैंसर भी हैवी मेटल्स की वजह से हो सकते हैं। अगला है ड्रग्स। इसमें देखते हैं ये ड्रग्स जो है वो सभी ड्रग्स जो होते हैं वे जेनोबायोटिक्स नहीं होते। कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं मनुष्य के लिए, जैसे कि इसमें आता है एमिकेसिन, गेंटामाइसिन एंड सल्फेडाइजिन जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। इसमें इफेक्ट्स देखते हैं इनका हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि इसमें अति संवेदनशीलता हो सकती है, जैसे कि इसमें जो है नॉर्मल इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है अनडिजायरेबल रिएक्शन या अवांछनीय रिएक्शन का एक स्टेट जो है वो प्रोड्यूस होना, इसको कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि अति संवेदनशीलता की वजह से एलर्जी एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस आदि रोग हो सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है त्वचा में होने वाली एक प्रकार की खुजली होती है जो अस्थमा के दौरान ये बॉडी में इंटर कर जाता है। जेनोबायोटिक्स और ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके से रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से वो हम देखते हैं। जेनोबायोटिक्स जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तत्पश्चात सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स के साथ रिएक्शन करता है या इंटरेक्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्टर्ड इम्यून स्टेटस की स्थिति जो है पैदा हो जाती है, जिसके वजह से इम्यूनोटॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें इम्यून सप्रेशन, स्टिमुलेशन, ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी आदि लक्षण जो होते हैं वो इम्यूनोटॉक्सिसिटी के अंतर्गत आते हैं। फैट ऑफ जेनोबायोटिक्स में देखते हैं जैसे ही जेनोबायोटिक्स जो है वो इंटरनल बॉडी में इंटर करता है या बॉडी के इनसाइड में इंटर करेगा, जैसे इसी प्रकार से वो इंजेशन होगा माउथ के थ्रू एंड इनहेलेशन एंड डर्मल पेनिट्रेशन की प्रोसेस होती है। मतलब ये पूरे जो डर्मल होते हैं, डर्मल यानी कि बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके द्वारा ये अंतर्ग्रहण कर दिया जाता है। उसके बाद अंतर्ग्रहण करने के पश्चात ये जो है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जेनोबायोटिक्स। उसके पश्चात ये बॉडी टिश्यू और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स रहते हैं उसमें जेनोबायोटिक्स का सेल्स के अंदर किस तरीके से अभिगमन होता है उसको देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि सामान्य विसरण
इसके अंतर्गत विसरण क्रिया में विलायक या कोई भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गमन करते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं लिपोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि लीवर जो होता है फ्रीली जो होता है परमेएबल होता है। एंड इसमें सेल मेम्ब्रेन जो के अंतर्गत बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, इसमें जो है पॉइजनिंग जो है वो अफेक्टेड होते हैं। एंड सेकेंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सबसे अधिक इसमें हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में। थर्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सक्रिय अभिगमन के अंतर्गत विलायक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है और इसमें अधिक से कम की ओर अभिगमन होगा। एंडोसाइटोसिस में देखते हैं कि कम सांद्रता से अधिक की ओर अभिगमन होगा विलायक के अणुओं का अंदर, मतलब सेल्स के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो जेनोबायोटिक्स होते हैं फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, जो भी सबस्ट्रेट पाए जाते हैं उसके साथ सिमिलर होते हैं। एंड दे कैन मूव, और ये जो है अवेलेबल होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूटिलाइज। इसका सभी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पाए जाते हैं वो इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जेनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषहरण की प्रोसेस इसमें होती है। डिटॉक्सिफिकेशन टर्म्स जो होता है समटाइम्स मतलब इसके अंतर्गत जेनोबायोटिक्स का मेटाबॉलिज्म्स होने की जो प्रोसेस होती है या इसमें ये वर्ड जो है यूज्ड होता है। सर्वप्रथम जेनोबायोटिक्स जो होता है वेस्ट मेटाबोलाइट्स होता है डाइट में किसी भी प्रकार के, अगर यदि खा लिया गया है तो वो डाइट के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत फेज 1 रिएक्शंस होती है, उसके बाद साथ ही रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के पश्चात प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज रिएक्शंस के अंतर्गत कंजुगेशन, सल्फेटेशन, मिथाइलेशन के पश्चात ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण करते हैं जो सुटेबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इस प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन होता है जेनोबायोटिक्स का।